अध्याय 41। अर्जुन ने मांगी माफी। दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि अर्जुन विवेक से बदला लेने के लिए दोबारा शर्त लगाता है कि अगर उसकी पेंटिंग की कीमत सभी गिफ्ट्स की कीमत से ज्यादा हुई तो वह रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करेगा। इस शर्त को विवेक मान लेता है। नेहा के पापा धीरज वर्मा, जिन्हें एंटीक चीजों की गहरी समझ थी, उन्हें बुलाया जाता है पेंटिंग की कीमत का अनुमान लगाने के लिए। अब आगे पेंटिंग की असली कीमत। सभी लोग धीरज वर्मा की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं था कि जिस पेंटिंग को वे बेकार समझ रहे थे वह अनमोल होगी। सबसे बुरा हाल तो अर्जुन का था। यह पेंटिंग असली कैसे हो सकती है, उसने सोचा। मैंने अपनी मां को खुश करने के लिए न जाने कितनी नकली एंटीक चीजें खरीदी हैं जो इस पेंटिंग से ज्यादा असली दिखती हैं। उसी समय धीरज वर्मा कहते हैं, यह पेंटिंग बहुत दुर्लभ है। इसे मुगल दरबार के चित्रकार मियां सुलेमान ने बनाया था। भले ही वे बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उनकी पेंटिंग्स बेहतरीन थीं। उनकी पुरानी पेंटिंग्स की बहुत मांग है। अगर इसकी बाजार कीमत की बात करूं तो यह कम से कम 2 लाख रुपए की होगी। 2 लाख रुपए! सिया स्तब्ध थी। उसे क्या पता था कि जिसकी कीमत वह 100 से 200 रुपये समझ रही थी, वह असल में 2 लाख रुपये की निकलेगी। वही हाल अभय का भी था। वह भावुक होकर विवेक से कहता है, ओह विवेक, इतनी महंगी पेंटिंग तुम मुझे कैसे दे सकते हो? मैं इसे नहीं ले सकता। विवेक उसे शांत करते हुए कहता है, अभय, मैंने इसे पूरे दिल से तुम्हें गिफ्ट दिया है। तुम्हें इसे लेना ही होगा। विवेक की बात सुनकर अभय का दिल भर आया। उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त उसे इतना मानता है। अर्जुन के सवाल और विवेक का जवाब उधर अर्जुन पूरी तरह हैरान था। उसने विवेक से पूछा, विवेक, इतनी महंगी पेंटिंग खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? सभी लोग अब उत्सुकता से विवेक को देखने लगे। अब कोई भी उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको अभय से जलन हो रही थी कि उनका ऐसा दोस्त क्यों नहीं है। इस बीच सिया के दिल में विवेक की छवि बदल चुकी थी। उसे अपने पिता की काबिलियत पर भरोसा था। अगर उन्होंने इस पेंटिंग की कीमत 2 लाख रुपए बताई थी तो वह यकीन कर सकती थी कि यह इतनी ही महंगी होगी। यह सोचकर वह विवेक की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। इसी समय सिया हैरानी से पूछती है, विवेक, सच बताओ, इस पेंटिंग पर कितने पैसे खर्च किए? विवेक मुस्कुराकर बताता है, असल में मुझे भी इसकी असली कीमत का अंदाजा नहीं था। मैंने इसे अपने एक परिचित से खरीदा था। उसने मुझे कम कीमत पर इसे बेचा था। फिर वह हल्के से मुस्कुराकर कहता है, कुछ लोगों के लिए पैसे मायने नहीं रखते। अगर ऐसा होता तो मैं यह पेंटिंग कभी भी अभय को नहीं देता। विवेक की बात सिया को सही लगी। अगर पैसे ही सब कुछ होते तो कोई भी इतनी महंगी पेंटिंग इतने सस्ते में नहीं बेचता। भले ही विवेक पर भरोसा करना मुश्किल था, मगर उसमें हिम्मत बहुत थी। अर्जुन की हार और माफी। अब विवेक अर्जुन के पास जाता है, जो घबराया हुआ खड़ा था। अर्जुन, बताओ, पहले तुम क्या करना चाहोगे? हॉल की सफाई या बर्तन धोना? अर्जुन वहां से भाग जाना चाहता था। उसने सोचा, सुबह सुबह पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देख लिया था, जो एक के बाद एक हार मिल रही है। वह नौकरों जैसा काम कैसे कर सकता था? अगर उसने ऐसा किया तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। उसके क्लासमेट्स उसे चिढ़ाने लगे, अर्जुन, खड़े मत रहो, यह हॉल बहुत गंदा हो गया है, जाओ इसे साफ करो। अब अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा था। वह बोला, दोस्तों, तुम लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? बेरहम? विवेक मुस्कुराते हुए कहता है, अर्जुन, यह शर्त तुमने लगाई थी। बाकी लोग तो बस तुम्हें शर्त पूरा करने को कह रहे हैं। गुस्सा क्यों कर रहे हो? अर्जुन को समझ आ गया कि अब वह बच नहीं सकता, इसलिए उसने गुस्सा शांत करते हुए कहा, दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। सभी लोग चौंक गए। अर्जुन ने माफी मांगी, लेकिन अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह नौकरों जैसा काम नहीं कर सकता था, और अगर उसने जिद की तो उसकी बेइज्जती और बढ़ जाती। उसकी हालत देखकर उसके क्लासमेट्स बोले, जब अर्जुन ने माफी मांग ही ली है तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए और सब कुछ भूल जाना चाहिए। विवेक ने जब देखा कि सभी उसे माफ कर रहे हैं तो उसने भी उसे शर्त पूरी करने से मुक्त कर दिया। आखिर उसका मकसद सिर्फ अर्जुन को सबक सिखाना था।
लेकिन वह उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। इसीलिए उसने कहा, ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। मैं अभय के होटल की ओपनिंग को खराब नहीं करना चाहता। उम्मीद है तुम्हें अपना सबक मिल गया होगा। विवेक का बड़ा कदम अर्जुन ने राहत की सांस ली, मगर उसके दिल में विवेक के लिए नफरत और बढ़ गई थी। वह विवेक को खत्म कर देना चाहता था, मगर इससे विवेक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह साइड में जाकर अपना मोबाइल निकालता है और सरिता मैडम को कॉल करता है। सरिता मैडम, हमारी कंपनी में जो वाइस चेयरमैन है, क्या उनका सरनेम सिंह है और क्या उनके बेटे का नाम अर्जुन है? कृपया चेक करके बताइए। सरिता तुरंत जवाब देती है, जी सर, हमारी कंपनी के वाइस चेयरमैन महेंद्र सिंह हैं और उनके बेटे का नाम अर्जुन है। क्या बात है सर? विवेक जवाब देता है, उन्हें तुरंत कंपनी से निकाल दो। ऐसे लोगों की हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं है। सरिता हैरान रह गईं, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है सर। अर्जुन की नई साजिश अर्जुन को नहीं पता था कि उसके पिता को विशेष बिल्डर्स कंपनी से निकाला जा रहा है। वह तो इस समय बस यही सोच रहा था कि वह विवेक से कैसे बदला ले सकता है, साथ ही उसे अपने क्लासमेट्स के सामने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पानी थी, वरना भविष्य में वह उनके सामने सिर उठाकर कैसे खड़ा हो पाएगा। 24 होटल में गुंडे दोस्तों, पिछले चैप्टर में आपने देखा कि शर्त हारने के बाद मयंक खुद को बचाने के लिए सभी से माफी मांग लेता है, लेकिन वो अब भी बदले की आग में जल रहा था। दूसरी तरफ अर्जुन ने मयंक के पापा को अपनी कंपनी से निकाल दिया था। अब आगे मयंक सोच ही रहा था कि वह अर्जुन से किस तरह बदला ले। तभी होटल के बाहर शोर सुनाई दिया। सभी लोग उस तरफ देखने लगे। उसी समय कुछ गुंडे होटल में दाखिल हुए। हाथों पर टैटू बने हुए थे और उनके हाथों में डंडे व लोहे की पाइपें थीं। वो देखने में बहुत ही खूंखार लग रहे थे। उनको देखकर सभी लोग डर गए, खासकर विवेक और सिया। उन गुंडों का लीडर आगे आया, पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई, फिर विवेक को घूरते हुए कहा, बॉस, हमारे इलाके में इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया और हमें इनवाइट भी नहीं किया। हमें नीचा दिखाना चाहते हो? सिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह मुश्किल से मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग क्या चाहते हैं? सिया ने सुना था कि इस इलाके के कुछ गुंडे हर बिजनेस से हफ्ता वसूलते हैं, सुरक्षा देने के नाम पर। इस रेस्टोरेंट के पिछले मालिक ने उसे बताया था कि इन्हीं गुंडों की वजह से उसका बिजनेस ठप हो गया था, इसलिए उसने रेस्टोरेंट बेचकर यहां से जाना बेहतर समझा। सिया को लगा था कि ये लोग कम से कम दिन दहाड़े कुछ नहीं करेंगे। उसे लगा था कि वह सब मैनेज कर लेगी और इतनी कम कीमत में यह रेस्टोरेंट खरीदने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन उसे क्या पता था कि ये गुंडे उद्घाटन के दिन ही धमक पड़ेंगे। गुंडा बोला, यहां जो भी बिजनेस खोलता है उसका हम भाई लोग पूरा ख्याल रखते हैं। बदले में हम उनसे थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मनी लेते हैं। देखो, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे बिजनेस का 20% शेयर हमारे नाम कर दो। उसके बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद उसने क्रूर हंसी के साथ कहा, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी तो आज ही तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करवा देंगे। बताओ क्या फैसला है? यह सुनकर विवेक और सिया के होश उड़ गए। 20% शेयर? यह तो खुली लूट थी। विवेक बोला, हमें सोचने के लिए 1 मिनट दो। इसी समय मयंक को लगा कि यह अच्छा मौका है अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का। वह आगे बढ़ा और कड़क आवाज में बोला, तुम लोग किसके कहने पर यहां आए हो? गुंडे का लीडर मयंक को घूरते हुए बोला, तू होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? मयंक ने गर्व से कहा, मेरे पापा के हर डिपार्टमेंट में कनेक्शन है। मैं इस इलाके के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को कॉल करके उन्हें यहां बुला सकता हूं। भले ही मैं तुमसे सवाल नहीं कर सकता, मगर डायरेक्टर तो तुमसे सवाल कर सकते हैं, है ना? मयंक की बात सुनकर गुंडा थोड़ा घबरा गया। अगर सच में डायरेक्टर आ जाते तो उनकी खैर नहीं थी। क्या सच में तू इस इलाके के डेवलपमेंट जोन के डायरेक्टर को जानता है? मयंक मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहां से चले जाओ। गुंडा थोड़ा सोचते हुए बोला, ठीक है, अगर तूने किसी भी सरकारी अफसर से बात कर ली तो मैं यहां कभी कदम नहीं रखूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सिया घबराकर बोली, मयंक जल्दी से कॉल लगाओ। मयंक मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी,
मैं अभी कॉल करता हूं। उसके पापा विशेष बिल्डर्स में वाइस चेयरमैन थे और कई सरकारी अफसरों से उनकी मुलाकात होती थी। मयंक भी उनके साथ बैठकों में जाता था, इसलिए वह उन अफसरों को जानता था। उसने फोन निकालकर सीधे डायरेक्टर को कॉल किया। अंकल, मैं मयंक बोल रहा हूं। मुझे आपसे पूछना था कि जयपुर के इस नए डेवलप हो रहे इलाके में ये क्या गुंडागर्दी चल रही है। मैं अपने दोस्त के रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी में आया था, तभी कुछ गुंडे आकर हमें धमकाने लगे। आखिर ये क्या हो रहा है? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद डायरेक्टर की आवाज आई। फिर से बताओ, क्या हुआ? मयंक ने पूरी बात दोहराई। डायरेक्टर थोड़ी देर सोचकर शर्मिंदा होते हुए बोला, मयंक, मुझे माफ कर दो। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं अभी मीटिंग में हूं, इसलिए फोन रख रहा हूं। मयंक का जवाब सुने बिना डायरेक्टर ने कॉल काट दिया। मयंक हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डायरेक्टर ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। उसे नहीं पता था कि उसके पापा को विशेष बिल्डर्स से निकाल दिया गया था और यह खबर पूरे जयपुर में फैल चुकी थी। समझ न आने के कारण मयंक को गुस्सा आ रहा था। उसने जब अपने क्लासमेट्स को खुद की तरफ घूरते हुए देखा तो उसने गुस्से में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड को कॉल किया। उसने पूरी बात बताई, लेकिन उन्होंने भी मदद करने से इनकार कर दिया। मयंक, अच्छा होगा कि तुम इस मामले में मत पड़ो। ये गुंडे जयपुर के मशहूर डॉन नरेंद्र के आदमी हैं। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मयंक घबरा गया। तो आप हमारी मदद नहीं करेंगे? बेटा, नरेंद्र से पंगा कोई नहीं ले सकता। अब मयंक की हालत खराब होने लगी। अंकल, आपको याद है आपने पापा से विशेष बिल्डर्स से पुलिस कार्स डोनेट करवाने को कहा था? क्या आप भूल गए? दूसरी तरफ से जो जवाब आया वह सुनकर मयंक के होश उड़ गए। मयंक, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पापा को विशेष बिल्डर्स से निकाल दिया गया है? निकाल दिया? कब? आधे घंटे पहले। मयंक सदमे में था। तभी कॉल कट हो गया। गुंडा हंसते हुए बोला, क्या हुआ? कोई नहीं मिला तुझे? मयंक कुछ कहने ही वाला था कि तभी गुंडे ने उसे जोर का घूंसा मारा। धड़ाम! मयंक कुर्सियों से टकराकर गिर पड़ा। गुंडे ने फिर उसके पेट पर लात मारी और अपने आदमियों को उसे पीटने का हुक्म दिया। मयंक मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर कोई आगे नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब मयंक खून से लथपथ हो गया, तब गुंडा विवेक के पास गया और धमकाते हुए बोला, अब मुझे 40% शेयर चाहिए, वरना तेरा भी यही हाल होगा। अध्याय 43। गुंडे ने मांगी माफी। दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने देखा कि कुछ गुंडे सतीश के रेस्तरां में घुसकर उनसे प्रोटेक्शन मनी मांग रहे थे। मयंक ने अपने पापा के कॉन्टैक्ट्स की मदद से इस समस्या को हल करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। नतीजतन गुंडों ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। अब आगे सतीश बहुत डर गया था। अगर उसने 40% शेयर इन गुंडों को दे दिए तो वह रेस्तरां कैसे चलाएगा? उसने हिम्मत करते हुए कहा, मैं तुम्हें 40% शेयर नहीं दे सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। उसकी बात सुनकर गुंडा गुस्से में भौहें चढ़ाकर बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें पसंद। इसके बाद उसने अपनी पॉकेट से एक लंबा चाकू निकाला। यह देखकर वहां खड़ी सभी लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगीं। हर कोई डर से कांप रहा था। जैसे ही गुंडा चाकू लेकर सतीश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अर्जुन की आवाज गूंजी, रुक जाओ और चाकू फेंक दो। गुंडा गुस्से में चिल्लाया, किसकी हिम्मत हुई मुझे रोकने की? जैसे ही गुंडे ने पीछे मुड़कर अर्जुन को देखा, उसके चेहरे पर पहले हैरानी और फिर डर के भाव आ गए। वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। हर कोई हैरानी से यह दृश्य देखने लगा। गुंडे के हाथ से चाकू गिर गया। उसने सिर झुका लिया और अर्जुन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मिस्टर अर्जुन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहां हैं। अर्जुन हैरान रह गया। उसने कड़े लहजे में पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? गुंडा जल्दी से सिर हिलाकर बोला, मैं धीरज वर्मा सर का आदमी हूं। हमने आपको नरेंद्र सर के साथ देखा था। अर्जुन को याद आया कि जब उसने एक्सेल बीमा कंपनी के बॉस से मुलाकात की थी, तब वहां नरेंद्र भी मौजूद था और यह गुंडा भी। अब सब समझ आ गया कि यह गुंडा उससे डर क्यों रहा था। सभी क्लासमेट्स इस सीन को देखकर हक्के बक्के रह गए। सिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रही।
जिस गुंडे से मयंक जैसा लड़का नहीं निपट सका, वह अर्जुन के सामने सिर झुकाए बैठा था। सिया ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम इस गुंडे को जानते हो? अर्जुन को डर था कि कहीं सिया को यह न लगे कि वह अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ मिला हुआ है, इसलिए उसने झट से कहा, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। गुंडा भी जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता। बस मेरे बॉस ने कहा था कि अगर कभी अर्जुन नाम का कोई शख्स मिले तो उसे पूरा सम्मान देना। किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन ने किसी तरह उसे अपने बस में कर लिया था। गुंडा खड़ा हुआ और सतीश के पास जाकर बोला, आप मिस्टर अर्जुन के दोस्त हैं। आज के बाद हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि अगर आपके रेस्तरां में कभी कोई परेशानी हो तो हमें बताइए, हम उसे सुलझाएंगे। सब चौंक गए। प्रिया बहुत खुश थी। आज अर्जुन की वजह से वह इतनी बड़ी मुसीबत से बच गई थी। अब ये गुंडे उसके रेस्तरां की सुरक्षा भी करेंगे, वो भी बिना किसी पैसे के, सिर्फ इसलिए कि वे अर्जुन को नाराज नहीं करना चाहते थे। सतीश भी अर्जुन का शुक्रगुजार था। उसने कहा, यार, तूने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, दोस्ती भी मानता है और थैंक यू भी कहता है। दोनों दोस्त गले मिले। गुंडे ने बेहोश मयंक को देखा और डरते हुए अर्जुन से कहा, सर, मुझे नहीं पता था कि यह आपका दोस्त है, मैं माफी चाहता हूं। अर्जुन ठंडे स्वर में बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी यह मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ एक जान पहचान वाला है। फिर उसने कहा, इसे अस्पताल ले जाओ, मैं नहीं चाहता कि हमारी पार्टी खराब हो। गुंडे ने सिर हिलाया, ओके सर, मैं इसे अस्पताल ले जाता हूं, आप लोग अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए। गुंडे बेहोश मयंक को उठाकर जल्दी से वहां से चले गए। सभी लोग अर्जुन को हैरानी और डर से देख रहे थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे वे हमेशा एक मामूली लड़का समझते थे, उसका रुतबा इतना बड़ा हो सकता है। पार्टी में मौजूद सभी लोग अब अर्जुन की चापलूसी करने लगे। प्रिया भी अब उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। प्रिया के लिए अर्जुन किसी भगवान से कम नहीं था। वह बार बार उसका धन्यवाद कर रही थी। उसने यहां तक कह दिया कि अर्जुन के लिए उसके रेस्तरां में लंच और डिनर हमेशा फ्री रहेगा, लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सिर्फ अपने दोस्त की मदद की थी, कोई महान काम नहीं किया था, मगर दूसरों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिया को भी यह सब बहुत अजीब लग रहा था। पहले अर्जुन की BMW 520 मयंक की BMW 540 से तेज निकली, फिर 2 लाख की एंटीक पेंटिंग, और अब ये गुंडे उससे डर रहे थे। वापसी के समय अर्जुन ने उसे समझाया कि उसके एक दोस्त को रेसिंग कारों का बहुत शौक था। उसने इस कार में कुछ मॉडिफिकेशन करवाए थे, जिससे इसकी स्पीड बढ़ गई। चूंकि सिया को कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, उसने इस पर विश्वास कर लिया। पेंटिंग के बारे में अर्जुन पहले ही उसे बता चुका था, लेकिन गुंडों का उससे डरना, यह समझाना मुश्किल था। आखिरकार अर्जुन ने उसे बताया कि वह नरेंद्र से एक दोस्त के जरिए मिला था। नरेंद्र ने उसकी स्थिति जानकर हमदर्दी दिखाई और उसकी मदद करनी चाहिए। सिया को यह सब अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। भावना को भी लगने लगा कि अर्जुन कुछ छुपा रहा है, इसलिए उसने फैसला किया कि वह अर्जुन पर नजर रखेगी। वहीं दूसरी ओर मयंक की हालत बहुत खराब थी। जब उसे अस्पताल लाया गया, वह कोमा में जा चुका था। उधर मयंक के पापा को धोखाधड़ी के आरोप में कंपनी से निकाल दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। मयंक का परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, लेकिन इस घटना पर किसी का ध्यान नहीं था। सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी थीं। ड्रीम पैराडाइज होटल के टेरेस गार्डन को जिसने बुक किया था, वह रहस्यमयी अमीर शख्स कौन था? आगे क्या होगा, जानने के लिए पढ़ें अगला अध्याय। अध्याय 44, सालगिरह का दिन। सालगिरह का दिन। अर्जुन के कहने पर सिया ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं अर्जुन ने भी एक शानदार सूट पहना हुआ था। अर्जुन सिया को लेकर सालगिरह मनाने के लिए घर से निकलता है। सिया बहुत उत्सुक थी यह जानने के लिए कि अर्जुन ने आखिर क्या प्लान किया था, लेकिन अर्जुन उसे सरप्राइज देने वाला था, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। अब तक वे अपनी सालगिरह को बहुत खास तरीके से नहीं मनाते थे।
बस घर पर ही साथ में डिनर कर लेते थे। भले ही अर्जुन के पास पैसे न हों, लेकिन वह हमेशा सिया के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर लाता था। लेकिन इस बार अर्जुन बहुत ही रहस्यमयी व्यवहार कर रहा था। उसने इस बार कोई हिंट भी नहीं दिया था। जल्द ही दोनों एक टैक्सी पकड़कर ड्रीम पैराडाइज होटल पहुंच गए। टैक्सी से उतरते ही अर्जुन ने सिया को प्यार से देखते हुए कहा, डियर, आज हम अपनी शादी की सालगिरह यहां मनाने वाले हैं। बोलो, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सिया को विश्वास नहीं हुआ कि अर्जुन उन्हें इस होटल में लेकर आएगा। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं डियर, अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। कुछ दिन पहले मैंने इस होटल में हमारी सालगिरह मनाने के लिए बुकिंग की थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद चलकर देख लो। सिया को अर्जुन पर भरोसा था। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर सिया ने उत्सुकता से पूछा, कहीं तुमने टेरेस गार्डन में बुकिंग तो नहीं की? सुना है आज वहां कोई बड़ा आदमी आने वाला है। अर्जुन जल्दी से बोला, नहीं डियर, मैंने टेरेस गार्डन के बगल वाले रूम को बुक किया है ताकि हम टेरेस गार्डन में हो रही पार्टी को देख भी सकें और जान सकें कि वो रहस्यमयी आदमी कौन है जिसने पूरा टेरेस गार्डन बुक कर लिया। बोलो, है ना मेरा प्लान बढ़िया? सिया हंसते हुए बोली, चलो देखते हैं। इसके बाद दोनों होटल के अंदर चले गए। पुराने परिचित से सामना जैसे ही वे ऊपर जाने वाले थे, उन्हें किसी महिला की आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी, सिया, तुम यहां कैसे? सिया ने नजर उठाकर देखा तो एक यंग कपल उनकी ओर आ रहा था। लड़के ने महंगा सूट पहना हुआ था जिससे साफ लग रहा था कि वह किसी रईस परिवार से था। वहीं लड़की ने भारी मेकअप किया हुआ था और उसकी ड्रेस काफी भड़कीली थी। जैसे ही सिया ने लड़की को देखा, वह तुरंत पहचान गई। यह काव्या थी, उसकी कॉलेज हॉस्टल की रूममेट। हालांकि वे एक ही कमरे में रहती थीं, लेकिन क्लासमेट नहीं थीं और न ही बहुत गहरी दोस्ती थी। काव्या बहुत घमंडी और जलनखोर लड़की थी। उसे हमेशा लगता था कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की वह खुद थी, जबकि सच्चाई कुछ और थी। काव्या को देखकर सिया खुश नहीं थी, लेकिन वह अपनी सालगिरह का दिन खराब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाय काव्या, बहुत दिनों बाद मिल रही हूं। मैं यहां अपने पति के साथ डिनर के लिए आई हूं। तुम यहां कैसे? काव्या ने नकली आश्चर्य से कहा, वाह, क्या संयोग है, मैं और मेरे हस्बैंड भी यहां डिनर के लिए आए हैं। फिर वह उत्सुकता दिखाते हुए पूछी, वैसे सिया, तुमने कौन सा रूम बुक किया है? नॉर्मल हॉल, डीलक्स रूम या एग्जीक्यूटिव रूम? सिया को इस बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने सच सच कह दिया, दरअसल मेरे हस्बैंड ने बुकिंग करवाई है, उन्हें ही पता होगा। अब काव्या की नजर अर्जुन पर पड़ी। वह नकली हंसी हंसते हुए बोली, ओह, ये तुम्हारे पति हैं? मुझे तो लगा था कि तुम्हारा हस्बैंड कोई बहुत अमीर और सफल इंसान होगा, मगर अर्जुन तो कॉलेज में बहुत ही साधारण लड़का था। काव्या के शब्दों में छुपे ताने को सिया ने साफ महसूस किया, लेकिन फिर काव्या नाटक करती हुई बोली, ओ सॉरी सिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अर्जुन की त्योरियां चढ़ गईं। उसे काव्या का स्वभाव अच्छा नहीं लगा। काव्या ने अपने पति का हाथ पकड़ते हुए परिचय दिया, मैं तुम्हें अपने हस्बैंड से मिलवाती हूं, ये हैं सक्षम चौहान। फिर वह गर्व से बोली, ये जयपुर के मशहूर चौहान परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं और करोड़ों की जायदाद के अकेले वारिस भी हैं। चौंक गई ना? सिया ने सहजता से सक्षम को हेलो कहा। काव्या फिर घमंड से बोली, तुम्हें पता है, मेरे हस्बैंड इस होटल के प्लैटिनम मेंबर हैं। हम लोग हमेशा एग्जीक्यूटिव रूम में ही डिनर करते हैं। फिर उसने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पति की औकात यहां सिर्फ नॉर्मल हॉल में टेबल बुक करने की होगी। अगर तुम कहो तो मैं अपने हस्बैंड से कहकर तुम्हारी बुकिंग डीलक्स रूम में अपग्रेड करवा सकती हूं। सिया इस ऑफर को ठुकराने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन हंसते हुए बोला, हम अपनी बुकिंग से खुश हैं, आप हमारी चिंता मत कीजिए। अर्जुन को काव्या की बातों से गहरी चिढ़ हो रही थी। वह यहां सिया के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाने आया था। उसे क्या पता था कि यहां उसे इतने खड़ूस लोग मिलेंगे। आखिर यह पूरा होटल उसी का था। फिर उसे डीलक्स रूम में बुकिंग कराने की क्या जरूरत थी? काव्या अर्जुन के जवाब से चिढ़ गई। उसने सिया से कहा, सिया, तुम्हारे हस्बैंड को अमीरों से बात करने की तमीज नहीं है।
तुमने इसे कुछ सिखाया नहीं? फिर उसने अपने पति के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, तुम्हारे पति का बिहेवियर सही नहीं है। उसे मेरे पति से कुछ सीखना चाहिए ताकि वह अगली बार ऐसी गलती न करे। मेरे हस्बैंड ने इंग्लैंड में पढ़ाई की है, उन्हें सारे एटिकेट्स पता हैं। सक्षम ने अर्जुन को नफरत भरी नजरों से देखा और बोला, डियर, मुझे ऐसा असंभव काम मत दो। इस अर्जुन को देखो, यह तो बिल्कुल मिडिल क्लास लगता है और तुम इसे अमीरों के एटिकेट्स सिखाने की बात कर रही हो। इसे सभ्य बनाना बहुत मुश्किल है। काव्या उसकी बात सुनकर हां में सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा सक्षम, ऐसे लोग हमारे साथ उठने बैठने के लायक नहीं हैं। सिया, मैं कहूंगी कि तुम जितनी जल्दी हो सके अर्जुन को डिवोर्स दे दो। ऐसे गरीब आदमी के साथ रहोगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। 54 काव्या के राज। हेलो फ्रेंड्स, पिछले अध्याय में आपने देखा कि सिया और अर्जुन अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए ड्रीम पैराडाइज होटल, अब रॉयल ब्लू होटल, पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात काव्या से होती है। काव्या, जो सिया की कॉलेज की रूममेट थी, अर्जुन की बेइज्जती करती है। अब आगे। काव्या बिना सिया की भावनाओं का ख्याल किए अर्जुन को लगातार नीचा दिखाए जा रही थी। सिया से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह गुस्से से बोली, काव्या, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे पति के बारे में उल्टी सीधी बकवास करने का। काव्या हंसते हुए बोली, सिया, कॉलेज में हमेशा तुम मुझसे आगे रही। कॉलेज की ब्यूटी क्वीन का टाइटल भी तुम्हें मिला, जबकि वह मुझे मिलना चाहिए था। तुमने मुझे हमेशा नीचा दिखाया। मैं हमेशा से तुमसे बदला लेना चाहती थी। आज जब तुमने ऐसे नाकारा आदमी से शादी कर ली है तो मैं क्यों ना बोलूं? आज मेरी बारी है तुम्हें नीचा दिखाने की। काव्या को सिया का इस तरह मजाक उड़ाते देख अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था। कॉलेज में अपनी खूबसूरती और चालाकी के बल पर काव्या ने कई लड़कों को अपने जाल में फंसाया था और बाद में एक अमीर लड़के से शादी कर ली थी। अर्जुन ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और धीरज वर्मा को कॉल किया। मुझे 3 मिनट के अंदर जयपुर के बिजनेसमैन सक्षम चौहान की वाइफ काव्या के बारे में सारी जानकारी चाहिए। काव्या ने अर्जुन को फोन देखते हुए मजाक उड़ाते हुए कहा, सिया, देखो अपने पति को। मैंने तुम्हें इतना सुनाया, लेकिन इसे मुझे जवाब देने की हिम्मत भी नहीं हुई। व्हाट अ शेमलेस हस्बैंड यू हैव। तभी अर्जुन के मोबाइल में एक लंबा टेक्स्ट मैसेज आता है। वह उसे पढ़कर काव्या और उसके पति की तरफ मुस्कुराकर देखता है और कहता है, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत दिलचस्प जानकारी है, सुनना चाहोगी? काव्या चिढ़ते हुए बोली, कैसी जानकारी? अर्जुन जोर से बोला, काव्या चौहान 26 साल की लड़की, जिसने अपनी ग्रेजुएशन जयपुर के आर्ट्स कॉलेज से पूरी की। मेरी जानकारी के अनुसार कॉलेज के पहले साल में तुमने 100 से ज्यादा बार 8 अलग अलग लड़कों के साथ होटल के रूम में रात बिताई थी। क्या यह सच है? यह सुनकर काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। क्या बकवास कर रहे हो? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ सक्षम चौहान के माथे पर गहरी त्योरियां चढ़ गई थीं। वह भीतर से हैरान और परेशान था। अर्जुन आगे बोला, अरे, यह तो और भी दिलचस्प जानकारी है। एक बार तुम्हें एक होटल रूम में 2 लड़कों के साथ पकड़ा गया था। क्या यह भी सच है? काव्या बुरी तरह घबराकर चिल्लाई, बंद करो, यह सब बकवास है। अर्जुन ने उसकी अनदेखी करते हुए आगे कहा, इसके अलावा कॉलेज खत्म होने के बाद तुम्हारा अफेयर स्काईलाइन एंटरटेनमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के साथ हुआ। उसने तुम्हारे साथ एंजॉय करने के लिए 3 साल तक हर महीने तुम्हें 3 लाख रुपए दिए। उन 3 सालों में तुमने 4 बार अबॉर्शन कराया, वह भी एक ही हॉस्पिटल में। आखिरी अबॉर्शन के समय तुम्हारी डॉक्टर ने तुम्हें बताया था कि अब तुम कभी मां नहीं बन सकती। इसके बाद अर्जुन ने सक्षम की ओर देखा और सहानुभूति से पूछा, सक्षम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या यह सच है कि आपके अभी तक कोई बच्चा नहीं है? सक्षम अब पूरी तरह हैरान था। उसने काव्या से पूछा, काव्या, यह सब क्या है? क्या अर्जुन ने जो कहा वह सच है? काव्या के चेहरे से पसीना टपकने लगा। वह सक्षम का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने की कोशिश करने लगी। डियर, हमें देर हो रही है, चलो यहां से चलें। लेकिन अर्जुन उसे कैसे जाने देता?
अरे, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। सबसे दिलचस्प जानकारी तो बाकी रह गई है। सक्षम गुस्से से बोला। अब क्या बाकी है? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, ध्यान से सुनो। 3 साल बाद उस वाइस प्रेसिडेंट ने काव्या को छोड़ दिया, जिसके बाद उसने विदेश जाकर प्लास्टिक सर्जरी कराई। उसके बाद उसने चौहान ग्रुप ऑफ कंपनीज में नौकरी कर ली। कुछ समय बाद उसने जानबूझकर चौहान परिवार के वारिस सक्षम चौहान की गाड़ी को टक्कर मारकर जान पहचान बढ़ाई। उसके बाद दोनों में प्यार हुआ और 2 महीने बाद शादी कर ली। अर्जुन सक्षम की ओर देखकर पूछा, क्या यह सच है? सक्षम अब पूरी तरह से हक्का बक्का था। अर्जुन ने उसके और काव्या की मुलाकात के बारे में जो बताया वह बिल्कुल सच था। अब उसे शक होने लगा था कि कहीं अर्जुन की बाकी बातें भी सच ना हो। काव्या का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह डर से बुरी तरह कांप रही थी। वह अर्जुन से रोते हुए बोली, अर्जुन, मुझ पर दया करो प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूं, आगे अब कुछ मत बोलना। अर्जुन ने मुंह बनाते हुए कहा, अब तुम मुझसे भीख मांग रही हो? पहले तो तुम्हें हमारा मजाक उड़ाने में बहुत मजा आ रहा था, अब क्या हुआ? काव्या जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन को उसके सारे राज कैसे पता चल गए और उसने सक्षम के सामने सब कुछ खोल कर रख दिया था। सक्षम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह काव्या को घूरते हुए बोला, काव्या, तुमने मुझसे इतने झूठ बोले। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड हूं, जबकि मुझसे पहले भी तुम्हारे कई अफेयर थे। और यही नहीं, तुम पहले प्रेग्नेंट भी हो चुकी हो और तुमने अबॉर्शन भी कराया है। और कितने झूठ बोले हैं तुमने। काव्या रोते हुए सक्षम के पैरों पर गिर गई। डियर, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, मगर तब मैं बेवकूफ लड़की थी। तुमसे मिलने के बाद मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मैं वादा करती हूं, तुमसे शादी के बाद मैंने कोई गलती नहीं की। प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, सक्षम, इसकी बातों का भरोसा मत करना। एक आखिरी जानकारी भी है, शादी के बाद भी काव्या के कई लोगों के साथ अफेयर रहे हैं। एक ने तो वीडियो भी बनाई है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें वह वीडियो भेज सकता हूं। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए। 74 सालगिरह का जश्न। गुस्से से सक्षम का चेहरा लाल हो गया था। अब वो खुद पर काबू नहीं रख सका। उसने जोर से काव्या को तमाचा मारते हुए कहा, बेशर्म औरत, तू मुझे धोखा देती रही। तूने मुझसे इतने झूठ बोले, मैं आज तुझे मार डालूंगा। काव्या दर्द से चीख रही थी। उसके बाल बुरी तरह बिखर चुके थे। उसके मुंह से खून बह रहा था। वो जोर जोर से रो रही थी। सक्षम उसे मारते हुए बोला, मुझे अभी तलाक चाहिए और मुझसे 1 पैसे की उम्मीद भी मत रखना। अगर तुमने मुझे तलाक देने से मना किया तो याद रखना, तुम्हारे माँ बाप और भाई को गायब करने में मुझे समय नहीं लगेगा। काव्या पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। उसने हमेशा से अमीर घराने की बहू बनने का सपना देखा था और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज उसका सपना टूट चुका था और इसकी वजह अर्जुन था। काव्या को अर्जुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अर्जुन उसे नफरत भरी नजरों से देखते हुए सिया से बोला, डियर, हमें पति पत्नी को लड़ने देना चाहिए। हमें इनके मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग यहां से चलते हैं। उसने सिया का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। सिया का सरप्राइज सिया की आंखों में हैरानी थी। वो हैरान थी कि अर्जुन के पास काव्या के इतने राज थे। सिया ने अर्जुन को देखते हुए पूछा, अर्जुन, क्या तुमने किसी को काव्या के बारे में पता लगाने को कहा था? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास इतनी स्किल कहां कि मैं किसी की इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। सच तो यह है कि काव्या ने मेरे एक दोस्त को भी धोखा दिया था। वो उससे बदला लेने के लिए उसके सारे सीक्रेट्स इकट्ठे कर रहा था। उसी ने मुझे यह सब बताया। अर्जुन ने सिया का हाथ पकड़कर लिफ्ट में ले जाकर टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। सिया चौंक कर बोली, अर्जुन, तुमने गलत फ्लोर का बटन दबा दिया। अर्जुन मुस्कुराया, नहीं डियर, मैंने सही बटन दबाया है। हमें टॉप फ्लोर पर जाना है। सिया हैरानी से सोचने लगी, टेरेस गार्डन तो टॉप फ्लोर पर है। पूरी जयपुर को पता है कि किसी अमीर इंसान ने उसे बुक कर रखा है। क्या अर्जुन ही वो मिस्ट्री पर्सन है? हालांकि उसे यह बात असंभव लग रही थी, लेकिन उसके पास इस बात को मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उसने अर्जुन से पूछा, अर्जुन,
क्या तुमने टेरेस गार्डन बुक किया है? अर्जुन ने प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां डियर, मैं तुम्हें यही सरप्राइज देना चाहता था। मैं तुम्हें ऐसी सालगिरह पार्टी देना चाहता था जैसी कभी किसी ने न दी हो। सिया को लगा कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर सच में अर्जुन ने टेरेस गार्डन बुक कराया था तो पूरी दुनिया में उससे ज्यादा खुश लड़की कोई नहीं थी। ड्रीम नाइट जैसे ही लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंची, 2 वेटर्स खड़े थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, वेलकम मिस्टर सिंह। वेलकम मैडम। ड्रीम पैराडाइज होटल की तरफ से आपको शादी की सालगिरह की ढेरों शुभकामनाएं। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। वेटर्स सिर झुकाकर चले गए। अब टेरेस गार्डन में सिर्फ अर्जुन और सिया थे। सिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने एक सपनों की दुनिया थी। रंग बिरंगे फूलों से सजी रॉयल डेकोरेशन, झूमर की रोशनी और पियानो की मधुर धुन माहौल को और रोमांटिक बना रही थी। पूरे गार्डन में विदेशों से मंगाए गए फूल बिखरे हुए थे। उनकी खुशबू से पूरा माहौल मदहोश करने वाला लग रहा था। सिया हैरान थी। तभी पियानो की धुन बदल गई। उसने देखा अर्जुन हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ फर्श से लाल रंग के दिलनुमा गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। पब्लिक का उत्साह होटल के बाहर लाखों लोग इकट्ठा थे। सभी ऊपर देख रहे थे और उस रोमांटिक नजारे को देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन टेरेस गार्डन की ग्लास वॉल्स ऐसी थीं कि कोई भी अंदर का नजारा ठीक से नहीं देख सकता था। लोगों को बस एक कपल दिख रहा था। यार, कितना रोमांटिक है। मेरी लाइफ में किसी ने मुझे इतना सरप्राइज नहीं दिया। काश मैं उस लड़की की जगह होती। यार, ये वही मिस्ट्री पर्सन लगता है जो इंटरनेट पर वायरल हुआ था। आई लव यू टेरेस गार्डन में अर्जुन धीरे धीरे सिया के पास आया। उसने सिया की आंखों में झांकते हुए कहा, सिया, आई लव यू ए लॉट। मुझे माफ कर दो कि मैं पहले तुम्हें ये खुशियां नहीं दे सका। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आया होगा। सिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आगे बढ़कर अर्जुन को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, आई लाइक इट अ लॉट। थैंक यू अर्जुन। उस पल 3 साल की सारी तकलीफें गायब हो गईं। वो नहीं जानना चाहती थी कि अर्जुन ने यह सब कैसे किया, लेकिन एक बात पक्की थी, आज उससे ज्यादा खुश कोई लड़की नहीं थी। अध्याय 47, सिया की खुशी। होटल के बाहर खड़े लोग बेसब्री से उस कपल की एक झलक देखने की कोशिश कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर वो कपल कौन था जिसने अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए पूरा टेरेस गार्डन बुक कर लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सालगिरह के जश्न में किसी भी रिश्तेदार को नहीं बुलाया था। वहीं हॉल में अर्जुन ने हीरों का एक खूबसूरत हार निकाला और प्यार से सिया को देखते हुए बोला, डियर, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी की सालगिरह का तोहफा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। सिया पहले उस हार को देखती है, फिर अर्जुन को देखते हुए हैरानी से पूछती है, अर्जुन, तुमने इसे कब और कैसे खरीदा? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। सिया को पता था कि अर्जुन के पास इतने महंगे गहने खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वह हैरान थी कि उसने इसे खरीदा कैसे। अर्जुन ने जब उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट देखी तो उसे अपनी असली पहचान बताने की इच्छा हुई। वह सिया को बताना चाहता था कि वह भारत के सबसे अमीर परिवारों में से एक महेंद्र सिंह परिवार का वारिस था। लेकिन जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आया, उसका दिल डर से कांप गया। उसे अपने परिवार की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो वह अपने कई चाचाओं से मिला था। इसका मतलब था कि उसके पापा उसके दादाजी के इकलौते बेटे नहीं थे। इसके अलावा उसके चाचाओं के भी बेटे होंगे। अगर उन्हें उसकी मौजूदगी का पता चला तो उनका क्या रिएक्शन होगा, यह उसे नहीं पता था। क्या वे उसे अपनाएंगे या उसे दुश्मन समझेंगे? क्योंकि महेंद्र सिंह परिवार की विशाल जायदाद पर जो वे अपना हक मानते होंगे, उस पर अचानक एक और वारिस सामने आ जाए तो उन्हें बुरा तो लगेगा ही। अगर वह अपने परिवार के बारे में पूरी तरह से जानने और सिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने से पहले अपनी असली पहचान उजागर कर देता तो सिया की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने झूठ बोला, डियर, तुम भी धोखा खा गई।
ये असली हीरो का हार नहीं है। मैंने किसी जौहरी से वैसा ही नकली हार बनवाया है। ये देखने में भले ही असली लगे, पर इसकी कीमत कुछ 1000 रुपये ही है। वह घबराते हुए सिया को देखता है और कहता है, डियर, कहीं ये जानने के बाद कि यह हार नकली है, तुम इसे ठुकरा तो नहीं दोगी? सिया ने चैन की सांस ली। अब उसे सब समझ में आ गया। सिया खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, स्टूपिड, ऑफ कोर्स, मुझे ये पसंद है। अर्जुन, आज तुमने मुझे इतनी खुशियां दी हैं कि मेरा दिल भर गया है। अर्जुन की चिंता दूर हो गई। उसने झट से वह हार सिया के गले में पहना दिया। अर्जुन सिया को बड़े प्यार से देखते हुए कहता है, डियर, मेरी वजह से तुम्हें इन 3 सालों में बहुत दुख और बेइज्जती झेलनी पड़ी है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा। सिया सिर हिलाती है। वह आज बहुत खुश थी। इस पल उसे एहसास हुआ कि अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब उसके लिए कुछ भी कर सकता था। इसके बाद दोनों ने डिनर किया। फिर दोनों प्राइवेट एग्जिट से होते हुए होटल से निकल गए। बाहर खड़े दर्शक हक्के बक्के रह गए। इतना रोमांस दिखाने के बाद बिना अपना चेहरा दिखाए दोनों ऐसे ही चले गए। टेरेस गार्डन में हुआ यह सेलिब्रेशन उस दिन जयपुर में सबसे हॉट टॉपिक बन गया था। सभी लोग उसकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन उस कपल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। सिंह हवेली लौटने के बाद वहीं दूसरी तरफ इस बात की परवाह किए बिना सिया और अर्जुन अपनी कार में बैठकर घर लौट रहे थे। आज सिया इतनी खुश थी कि उसे लग रहा था जैसे वह 7वें आसमान पर हो। उसे रहा नहीं गया और उसने अर्जुन से पूछ ही लिया, अर्जुन, तुमने आखिर टेरेस गार्डन बुक कराया कैसे? आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। अर्जुन थोड़ा नखरे दिखाते हुए कहता है, अरे, तुम्हारा पति कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। सच तो यह है कि ड्रीम पैराडाइज होटल का मालिक आशा अनाथालय के समय से मेरा अच्छा दोस्त रहा है। हम दोनों ने साथ में बहुत मुश्किलें झेली थीं। जब उसे पता चला कि मैं अपनी वाइफ को सालगिरह पर सरप्राइज देना चाहता हूं, तो उसी ने मेरी मदद की। सिया सिर हिलाते हुए कहती है, अगर यही बात थी तो इस दोस्त के बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे अनाथालय में बहुत दोस्त थे। उन सब के बारे में बताने के लिए कम से कम 3 दिन चाहिए, और मुझे ऐसा लगा था कि तुम मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती, इसलिए मैंने तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं बताया। सिया उससे जोर देते हुए कहती है, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूं। अब तुम कभी मुझसे कुछ मत छुपाना। अर्जुन खुशी से हंसते हुए कहता है, ठीक है डियर, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। समय आने पर मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। ठीक है। सिंह हवेली के बाहर जल्दी ही दोनों घर पहुंच जाते हैं। कार पार्क करने के बाद जब वे बाहर निकलते हैं तो सिया के माता पिता उन्हें आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही कामना कार को देखती है, वह हैरानी से चिल्लाते हुए कहती है, सिया, ये BMW कार कहां से आई? इससे पहले सिया ने अपने माता पिता को इस नई कार के बारे में कुछ नहीं बताया था। वे पहली बार इसे देख रहे थे। कार को देखने के बाद सिया के पापा अनुज की आंखों में भी चमक थी। वाह सिया, तुमने ये नई कार कब खरीदी? सिया जल्दी से उन्हें समझाती है, मॉम, डैड, ये कार मैंने नहीं, अर्जुन ने खरीदी है। अर्जुन ने खरीदी है? अनुज अर्जुन को देखते हुए पूछते हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुमने फिर से सिया के पैसे खर्च किए हैं, है ना? अर्जुन घबराते हुए हाथ हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं पापा, मैंने अपने पैसों से ये कार खरीदी है। कामना और अनुज पूरी कार को चारों तरफ घूम कर देखने लगते हैं। फिर अर्जुन को घूरते हुए कामना कहती है, तुम हमारे घर में रहते हो, हमारे घर का खाना खाते हो और इतनी महंगी कार खरीदने की हिम्मत है, लेकिन आज तक तुमने अपने सास ससुर के लिए कुछ नहीं किया। अर्जुन जल्दी से कहता है, नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। अनुज इतनी महंगी कार देखकर जलन महसूस कर रहे थे। वह कहते हैं, भले ही तुम कितनी भी महंगी कार खरीद लो, लेकिन तुम उसे चलाने के काबिल नहीं बन सकते। कामना गुस्से से कहती है, तुम्हारे पापा के पास आज तक कार नहीं है। इस उम्र में जब उन्हें आराम की जरूरत है तो वे टैक्सी से ऑफिस जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद कामना कहती है, क्यों ना एक काम करें, सिया,
तुम ये कार अपने पापा को गिफ्ट कर दो ताकि वह इसे चला सकें। 24 एक और BMW कार। हेलो दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि किस तरह अर्जुन के सरप्राइज सेलिब्रेशन से सिया बहुत खुश थी। जब दोनों होटल से घर लौटे तो सुमित्रा देवी और महेंद्र सिंह उन्हें BMW कार चलाते देख लेते हैं। पूछने पर पता चलता है कि कार अर्जुन ने खरीदी है। इसके बाद सुमित्रा देवी उसे अपनी कार महेंद्र सिंह को देने को कहती हैं। अब आगे सुमित्रा देवी की बात सुनकर सिया थोड़ी नाराज हो जाती है। फिर भी वह अर्जुन से पूछती है, अर्जुन तुम क्या कहते हो? वैसे तो अर्जुन को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यह केवल उसे ही पता था कि कार BMW 520 नहीं बल्कि BMW 760 थी। उसे लगता था कि यह कार महेंद्र सिंह को देना बेकार है, क्योंकि वह पूरी तरह सुमित्रा देवी के काबू में थे और सिंह हवेली में भी उन्हें ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। वो इस कार का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यही सोचकर अर्जुन चापलूसी करते हुए बोला, पापा यह BMW 520 कार है, BMW सीरीज की सबसे सस्ती कार। इसे कोई भी अमीर आदमी चलाना पसंद नहीं करेगा। अगर आपको किसी ने इसे ड्राइव करते देख लिया तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे। सुमित्रा देवी गुस्से से बोली, क्यों, क्या तुम हमें कार देना नहीं चाहते? अर्जुन जल्दी से हाथ हिलाते हुए बोला, अरे नहीं मम्मी, मैं तो बस आपको यह सस्ती कार नहीं चलाने दे सकता। क्यों ना ऐसा करें कि यह कार सिया के इस्तेमाल में रहने दें। मैं आपके लिए BMW 530 खरीद देता हूं, जो इससे ज्यादा बेहतर है। जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। सुमित्रा देवी हैरानी से पूछती है, और इसे खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तुम्हारे पास दूसरी कार खरीदने के लिए पैसे हैं? हाँ, अभी भी मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि मैंने इस कार के लिए सिर्फ डाउन पेमेंट जमा किया है, पूरा पेमेंट नहीं किया। परेशान मत होइए, कल हम लोग शोरूम जाकर एक और कार खरीदेंगे। जब सुमित्रा देवी और महेंद्र सिंह ने अर्जुन के मुंह से दूसरी कार खरीदने की बात सुनी तो दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। लेकिन महेंद्र सिंह को क्या पता था कि उनके हाथ से टॉप मॉडल कार निकल चुकी थी। सिया अर्जुन की बातों से थोड़ी परेशान हो जाती है। जब दोनों अपने कमरे में पहुंचते हैं तो वह अर्जुन से पूछती है, अर्जुन क्या नई कार खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे अकाउंट में पैसे हैं, चाहो तो तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अर्जुन सिर हिलाते हुए बोला, इसकी जरूरत नहीं है सिया, मेरे पास अभी भी काफी पैसे हैं। सिया माफी मांगते हुए कहती है, अर्जुन मैं अपनी मम्मी पापा की तरफ से माफी मांगती हूं। मुझे नहीं पता था कि वे ऐसा करेंगे। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वे मेरे भी मम्मी पापा हैं, मेरा भी परिवार है। मुझे खुशी होगी अगर मैं उन्हें कुछ गिफ्ट दे सकूं। अर्जुन जमीन पर अपना बिस्तर लगाते हुए कहता है, परेशान मत हो, कल मैं और पापा जाकर एक नई कार खरीद लेंगे। सिया बिस्तर पर लेटते हुए कहती है, थैंक यू अर्जुन। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, डियर प्लेजर इज माइन। सिया अचानक शर्माते हुए पूछती है, जमीन पर सोने से तुम्हें ठंड तो नहीं लगेगी? अर्जुन बिना सोचे समझे बोला, नहीं, ठंड नहीं है, डोंट वरी, मैं ठीक हूं, तुम सो जाओ, देर हो गई है। सिया गुस्से से बोली, ठीक है, तुम वहीं जमीन पर सो, स्टूपिड। सिया चाहती थी कि आज अर्जुन उसके साथ बेड पर सोए, लेकिन वो बेवकूफ उसकी बात ही नहीं समझ पाया। उसकी नाराजगी को भांपते हुए अर्जुन को लगा कि सिया उससे कुछ कहना चाहती है। कुछ देर सोचने के बाद जब उसे समझ में आया तो वह नाटक करते हुए बोला, सिया तुम सच कह रही हो, यह जमीन बहुत ठंडी है, मैं ठंड से कांप रहा हूं। सिया नाराज होते हुए बोली, ठंड लग रही है तो जाओ कंबल ले लो। अर्जुन अब पछताने लगा और दुखी हुआ। थोड़ी देर बाद फिर नाटक करते हुए बोला, माय डियर वाइफ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सिया गुस्से से उस पर कंबल फेंकते हुए बोली, इतनी गर्मी में भी तुम्हें ठंड लग रही है? अगर अभी भी ठंड लग रही है तो मैं तुम्हारे लिए रजाई निकाल देती हूं। अर्जुन को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज रात उसने अपनी बीवी के साथ एक ही बेड पर सोने का मौका खो दिया था। अगली सुबह सिया ऑफिस जाने के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। अर्जुन उसके लिए नाश्ता बनाता है। नाश्ता करने के बाद अर्जुन सिया को कार की चाबी देता है। आज तुम ऑफिस अपनी कार में जाओगी। सिया असमंजस में कहती है, मगर यह कार तो तुम्हारी है, मैं इसे कैसे ले सकती हूं? क्यों नहीं? तुम मेरी पत्नी हो,
मेरी हर चीज तुम्हारी है और यह कार मैंने तुम्हारे लिए ही तो खरीदी है। सिया मुस्कुराते हुए अर्जुन के हाथ से चाबी ले लेती है। धन्यवाद अर्जुन। महेंद्र सिंह वहां उन दोनों को बातें करते और अर्जुन को सिया को चाबी देते हुए देख चिढ़ते हुए कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मेरे लिए कार खरीदोगे? मुझे याद है पापा, अर्जुन बोला। मैं अभी जा रहा हूं आपके लिए नई कार खरीदने के लिए, आप बस घर पर इंतजार करें। महेंद्र सिंह मुस्कराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना तुमने BMW 530 का वादा किया है, कहीं गलत कार मत ले आना। अर्जुन हंसते हुए बोला, पापा परेशान मत हो, मैं BMW 530 खरीदूंगा। इसके बाद अर्जुन सिया के साथ घर से निकल जाता है और अपनी स्कूटी पर बैठकर चला जाता है। BMW वर्स ऑडी। अर्जुन जब BMW शोरूम की ओर जा रहा होता है तो वह रास्ते में ऑडी शोरूम के सामने से गुजरता है। ऑडी शोरूम के सेल्समैन उसे देखते ही पहचान लेते हैं और एक बोलता है, अरे ये तो वही हैं जिसने BMW 760 खरीदी थी। हमें हर हाल में इन्हें ऑडी A8 खरीदने के लिए मनाना होगा, भले ही इसके लिए हमें इनके जूते क्यों ना साफ करने पड़े। अचानक कई सेल्समैन शोरूम से बाहर आते हैं और अर्जुन को घेर कर खड़े हो जाते हैं। सर प्लीज हमारे शोरूम में आकर ऑडी A8 देख लीजिए, हमें विश्वास है कि आपको वो जरूर पसंद आएगी। अर्जुन चिढ़ते हुए बोला, कल जब मैं तुम्हारे शोरूम आया था तब तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती की थी और आज मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तभी BMW शोरूम के सेल्समैन बाहर आते हैं और कहते हैं, इन्हें जाने दो, ये हमारे कस्टमर हैं। ऑडी शोरूम के सेल्समैन पछताते हुए दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। आगे जारी रहेगा। अध्याय 49, धोखेबाज। नेहा। नमस्कार दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि अर्जुन महेंद्र सिंह को एक BMW 540 कार खरीद कर देने का वादा करता है। अगले दिन जब वह BMW के शोरूम जाता है तो उसे ऑडी शोरूम के सेल्समैन रोक लेते हैं और उसे उनके शोरूम से ऑडी कार खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें मना कर देता है। अब आगे। अर्जुन जैसे ही BMW के शोरूम में पहुंचता है, शोरूम का मैनेजर खुद उसका स्वागत करता है। गुड मॉर्निंग सर, क्या आप हमारे शोरूम में एक और कार खरीदने के लिए आए हैं? अर्जुन सिर हिलाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे शोरूम में BMW 540 कार है? मुझे अभी इसे खरीदना है। उसकी बात सुनकर मैनेजर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कल BMW 760 और आज BMW 540। अगर ऐसे ग्राहक रोज आते रहें तो उनकी सेल्स आसमान छू लेगी। जी सर, बिल्कुल है, आइए मैं आपको कार दिखाता हूं। अर्जुन मैनेजर के साथ शोरूम के अंदर जाता है। हॉल में BMW 540 कार खड़ी थी। अर्जुन कार में बैठकर उसे ध्यान से देखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि भले ही यह गाड़ी दिखने में BMW 7 सीरीज की तरह थी, लेकिन इसका इंटीरियर उतना शानदार नहीं था। फिर भी यह उसके बूढ़े और दिखावे के शौकीन ससुर महेंद्र सिंह के लिए काफी थी। वह अपना कार्ड निकालकर भुगतान करने ही वाला होता है कि तभी उसे एक जानी पहचानी लड़की की आवाज सुनाई देती है। डियर, मुझे यह BMW X6 बहुत पसंद है, क्या तुम इसे मेरे लिए खरीद सकते हो? अर्जुन ने जब उस आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि वहां उसके दोस्त विवेक की मंगेतर नेहा किसी अजनबी लड़के का हाथ पकड़े प्यार भरी और नखरीली आवाज में बात कर रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। नेहा उस लड़के को डियर कहकर पुकार रही थी। क्या वह विवेक को धोखा दे रही है? नेहा को किसी और लड़के के इतने करीब देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसी धोखेबाज लड़कियों से नफरत थी जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं। विवेक अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था और यहां नेहा उसे धोखा दे रही थी। अर्जुन ने उस लड़के को नेहा को गंदी नजरों से देखते हुए पाया। वह उसे छेड़ते हुए कह रहा था, लेकिन डियर, अगर तुमने BMW X6 ले ली तो विवेक को क्या बताओगी कि यह कार तुम्हारे पास कैसे आई? विवेक? उसका नाम सुनते ही नेहा के चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। उसका नाम भी मत लो, वह एक लूजर से ज्यादा कुछ नहीं है। न तो उसके पास पैसा है और न ही उसमें कोई काबिलियत। अगर वह इतना सीधा साधा और ईमानदार न होता जिसे मैं अपनी उंगलियों पर नचा सकूं,
तो मैं उसके साथ कभी न होती। वह लड़का मुस्कुराया और नेहा के गालों को छूते हुए बोला, डियर, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो फिर तुम उस लूजर के साथ क्या कर रही हो? मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा लड़का मेरी गर्लफ्रेंड को टच करे। नेहा नखरे करते हुए बोली, तुमसे मिलने के बाद मैंने विवेक को छूने भी नहीं दिया। मुझे उसके पास जाने में भी घिन आती है। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। वह आगे बोली, मैं तो रेस्टोरेंट की ओपनिंग के बाद उसे छोड़ने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका एक बहुत ही अमीर दोस्त भी है जो इतना ताकतवर है कि उसकी वजह से हम गुंडों से छुटकारा पाने में सफल हो सके। लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा मैं उसे ब्रेकअप करके रेस्टोरेंट से भी निकाल दूंगी। वह लड़का, जिसका नाम नितिन वर्मा था, हंसते हुए बोला, वह गुंडा तुमसे डर गया था। अगर तुम पहले ही मुझे बता देती तो मैं एक कॉल करता और वह गुंडा तुम्हारे कदमों में पड़ा होता। नेहा हंसते हुए बोली, ओह नितिन, तुमसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे तुम्हें कॉल करने का समय ही नहीं मिला, और वैसे भी उस समय वहां विवेक था। मुझे डर था कि अगर तुम उसे देख लोगे तो नाराज हो जाओगे। नितिन उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, मेरी गर्लफ्रेंड को मेरा बहुत ख्याल है। नेहा उसकी बाहों में आकर प्यार से बोली, नितिन, मुझे यह BMW X6 चाहिए, प्लीज मेरे लिए खरीद दो ना। नितिन अभिमान से बोला, अभी नहीं, पहले तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा और फिर उस लूजर को छोड़ना होगा, तभी मैं तुम्हें BMW X6 गिफ्ट करूंगा। नेहा खुशी से उछल पड़ी, सच में? क्या तुम सच में मुझे BMW कार गिफ्ट करोगे? नितिन हंसते हुए बोला, मैंने कभी झूठ बोला है, लेकिन कार पाने के लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। ओ नितिन, यू आर सच ए नॉटी बॉय। नेहा उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराऊंगी। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। अर्जुन को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और विवेक को कॉल किया। जैसे ही फोन उठा, उसे विवेक की चहकती आवाज सुनाई दी, यार अर्जुन, आज तूने इस दोस्त को कैसे याद कर लिया? अर्जुन गंभीर स्वर में बोला, मैंने तुझे हेलो कहने के लिए कॉल किया था। वैसे तू इस समय कहां है? और कहां होऊंगा? रेस्टोरेंट में हूं। जल्दी ही लंच आवर शुरू होने वाला है, इसलिए मैं यहां मदद के लिए हूं। क्या तुम रोज रेस्टोरेंट जाते हो? और क्या, रेस्टोरेंट अभी नया है, सब कुछ संभालना पड़ता है। वैसे भी इस रेस्टोरेंट को खरीदने के लिए नेहा के पापा ने आधे से ज्यादा पैसे दिए थे, इसलिए मुझे और मेहनत करनी होगी। तुमने रेस्टोरेंट में कितना पैसा लगाया? 50 लाख रुपए। और रेस्टोरेंट का मालिक कौन है? मैं, ऑफ कोर्स। लेकिन रजिस्ट्रेशन पेपर्स में किसका नाम है? नेहा के पापा का। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि शादी के बाद वे रेस्टोरेंट मेरे नाम कर देंगे। अर्जुन ने निराशा से सिर हिलाया। सच्चाई तो यह थी कि नेहा और उसके पापा ने मिलकर विवेक के सीधेपन का फायदा उठाया था। अब अर्जुन के सामने एक सवाल था, क्या वह अपने दोस्त को इस धोखे से बचा पाएगा? जानने के लिए पढ़िए अगला अध्याय। अध्याय 50, एंटीक मार्केट। हेलो दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि अर्जुन अपने ससुर के लिए कार खरीदने के लिए BMW के शोरूम में जाता है, जहां वह सिया को किसी और लड़के के साथ देखता है। उसे उनकी बातचीत से पता चलता है कि सिया उसके दोस्त विवेक को धोखा दे रही है और जल्द ही उसे उसकी जिंदगी और रेस्तरां से बाहर करने वाली है। जब वह विवेक से बात करता है तो उसे पता चलता है कि रेस्तरां विवेक के नाम पर नहीं बल्कि सिया के पापा के नाम पर था। अर्जुन समझ चुका था कि बाप बेटी मिलकर विवेक को बेवकूफ बना रहे थे। अब आगे अर्जुन विवेक से कहता है, मुझे ना चाहते हुए भी तुझे यह बताना पड़ रहा है। आज मैंने सिया को देखा किसी और लड़के के साथ। उस लड़के का नाम करण था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और सिया उसे डियर कहकर बुला रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि सिया तुझे धोखा दे रही है। उसकी बात सुनकर विवेक को विश्वास नहीं होता। वह चिल्लाते हुए कहता है, सिया ऐसी लड़की नहीं है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुमने किसी और को देखा होगा। अर्जुन शांत स्वर में कहता है, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, वो लड़की सिया ही थी। विवेक गुस्से से कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है अर्जुन। भले ही तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी मंगेतर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कह सकते हो।
विवेक, अपनी आंखें खोलो। सिया तुम्हें किसी और के लिए धोखा दे रही है। वो लड़का उसे BMW कार देने वाला है। आज रात सिया उसके साथ उसके घर पर रहने वाली है। इतना ही नहीं, वो जल्द ही तुमसे ब्रेकअप करने वाली है। तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें आगाह करना चाहता था। अर्जुन बिना विवेक का जवाब सुने आगे कहता है, बेहतर होगा कि मेरी दी हुई पेंटिंग को तुम कहीं सुरक्षित जगह पर छुपा दो। उससे जो पैसे मिलेंगे वो तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। विवेक गुस्से से पैर पटकते हुए कहता है, अर्जुन, अपनी बकवास बंद करो। सिया मेरी मंगेतर है और मैं उसे तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूं। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। अगर तुमने उसके बारे में और कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अर्जुन उसकी बात सुनकर निराश हो जाता है और कहता है, एक दोस्त होने के नाते तुम्हें इस बारे में बताना मेरा फर्ज था। अब इसे मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर है। गुड लक। इतना कहकर अर्जुन ने फोन काट दिया। वह गुस्से से सिर हिलाते हुए बड़बड़ाता है, बेवकूफ, प्यार ने इसे अंधा कर दिया है। काश जब मेरे पास मौका था तो मैंने वीडियो बना लिया होता। तभी शोरूम का मैनेजर कार की खिड़की पर दस्तक देता है और पूछता है, सर, इस कार के बारे में आपको क्या कहना है? क्या आपको यह पसंद आई? अर्जुन सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, ये अच्छी है, मुझे पसंद है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। वह कार्ड से भुगतान करता है और कार चलाकर घर लौटता है। बार बार उसके सास ससुर उसे कॉल करके पूछ रहे थे कि वह कब लौटेगा। जैसे ही अर्जुन घर पहुंचता है, उसे अपने सास ससुर घर के बाहर इंतजार करते हुए मिलते हैं। जब वे उसे BMW चलाकर आते देखते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। कितनी अच्छी कार है। महेंद्र सिंह कार के चारों ओर घूमते हुए कहते हैं, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं BMW कार चलाऊंगा। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, पापा, क्या पता, शायद भविष्य में आपको रोल्स रॉयस भी चलाने को मिल जाए। महेंद्र हंसते हुए कहते हैं, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है अर्जुन। सुमित्रा देवी भी बहुत खुश थीं और अर्जुन को प्यार से देख रही थीं। तभी महेंद्र कार में बैठकर एक चक्कर लगाने जाते हैं। वापस आकर वे अर्जुन से कहते हैं, ये कार बहुत अच्छी और आरामदायक है, लेकिन स्टीयरिंग और सीट के बीच में ज्यादा दूरी है, जिससे मुझे ड्राइविंग में दिक्कत होगी। अर्जुन, आज दोपहर में मुझे कुछ काम से जाना है और मेरी एक मीटिंग भी है, तो आज तुम्हें मेरा ड्राइवर बनना होगा। अर्जुन सिर हिला देता है, ठीक है पापा। सुमित्रा देवी भी कहती हैं, और तुम्हें मेरा भी ड्राइवर बनना होगा। मैं कल दोपहर अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगी। वहां मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मेरे पास BMW है। ठीक है मां, अर्जुन हंसकर कहता है। एंटीक मार्केट में मुसीबत लंच के बाद महेंद्र सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें एंटीक मार्केट जाना है। खबर मिली है कि वहां 1000 साल पुराना एक वास बिक्री के लिए आया है, जिसे मैं देखना चाहता हूं। महेंद्र को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था, लेकिन उन्हें एंटीक चीजों की सही पहचान नहीं थी, जिस कारण वे अक्सर नकली चीजें खरीद लाते थे। अर्जुन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पापा, आप फिर से एंटीक मार्केट जा रहे हैं। आपके इस शौक की वजह से आपने पहले ही कितने पैसे बर्बाद कर दिए हैं। महेंद्र नाराज होकर कहते हैं, बकवास बंद करो और मुझे वहां ले चलो। अर्जुन मजबूर था। वह अपने ससुर की आज्ञा को अनदेखा नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें कार से एंटीक मार्केट ले जाता है। एंटीक मार्केट जयपुर का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट था, जहां भारतीय और विदेशी खरीदार आते थे।